गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आगे हम अपना पी ब्लॉक चैप्टर कंटिन्यू करेंगे। हमने डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन तक पढ़ लिया था कि जो ग्रुप नंबर 15 के एलिमेंट्स हैं वो डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन शो करते हैं, लेकिन डाउन द ग्रुप जाने पे डिस्प्रपोर्शनेट होने की टेंडेंसी कम हो जाती है, क्योंकि डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन में +3 से इनको +5 जाना है और डाउन द ग्रुप +5 दिखाने की टेंडेंसी कम हो जाती है ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। ये सब हम पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट है हमारे पास अनोमलस प्रॉपर्टीज ऑफ नाइट्रोजन। ठीक है, अनोमलस प्रॉपर्टीज ऑफ नाइट्रोजन। अनोमलस प्रॉपर्टीज का मतलब क्या होता है कि डिफरेंट प्रॉपर्टी, बाकी सबसे कुछ अलग। अनोमलस का मतलब होता है बाकी सबसे डिफरेंट, डिफरेंट फ्रॉम द अदर। ठीक है, तो नाइट्रोजन जो है वो बहुत सारी प्रॉपर्टीज जो है अपने बाकी ग्रुप मेंबर से अलग शो करता है। तो हमें दो चीज पढ़नी है, एक तो रीजन क्या है अनोमलस प्रॉपर्टी शो करने का, अलग बिहेवियर शो करने का रीजन क्या है, ये चीज पढ़नी है एक तो हमें। सेकंड हमें क्या पढ़ना है कि कौन कौन सी प्रॉपर्टीज है जो अनोमलस है, यानी वो अलग प्रॉपर्टी कौन कौन सी है वो हमें पढ़नी है। ठीक है, एक तो रीजन क्या है अनोमलस बिहेवियर का, दूसरा अनोमलस बिहेवियर किस किस चीज में वो शो करता है, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज में। देखो, N2 of group 15 show different properties from the rest of the family member. The reason for the anomalous behavior are very small size. Next is high electronegativity, very high ionization energy, absence of vacant d orbital. ये चार रीजन है, इनकी वजह से नाइट्रोजन जो है वो अनोमलस प्रॉपर्टी शो करता है। पहले तीन रीजन तो एक दूसरे से रिलेटेड ही है। फोर्थ है वैकेंट डी, एब्सेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल। आपको मैंने एक्सप्लेन किया था कि नाइट्रोजन के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं होता, क्योंकि सेकंड शेल इसकी वैलेंस शेल है और सेकंड शेल में डी होता नहीं, 2d नहीं होता। ठीक है, बाकी जो पहले तीन रीजन है वो तो एक दूसरे से रिलेटेड है बिल्कुल। पहला है वेरी स्मॉल साइज, तो अगर साइज छोटा है तो बताओ मुझे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी। अगर नाइट्रोजन का साइज छोटा है तो ऑब्वियस सी बात है कि उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा हाई है, और आपको पता है नाइट्रोजन इज वन ऑफ द हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। अगर साइज छोटा है तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगी, हाई। यानी ये तीनों तो आपस में रिलेटेड ही है बिल्कुल। और नेक्स्ट जो हमारा था वो क्या था, एब्सेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल। तो ये चार रीजन है, इन चार रीजन की वजह से नाइट्रोजन अनोमलस प्रॉपर्टी शो करता है। अब वो प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। ठीक है, अनोमलस प्रॉपर्टीज कौन कौन सी है। पहला है मैक्सिमम कोवेलेंसी, ये मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। नाइट्रोजन के पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, इसके सारे ग्रुप मेंबर के पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, लेकिन नाइट्रोजन की मैक्सिमम कोवेलेंसी 5 नहीं है, 5 नहीं शो करता, वो 4 शो करता है। रीजन क्या है कि अनपेयर नहीं कर सकता वो अपने एस के जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है एस में, उसको अनपेयर नहीं कर पाता ड्यू टू एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल। ठीक है, बाकी सब क्या कर सकते हैं, 5 दिखाते हैं, 5 से ज्यादा भी दिखाते हैं। तो जो इसकी मैक्सिमम कोवेलेंसी है वो 4 है, बाकियों की 4 से ज्यादा है। ठीक है, तो ये इसका एक अलग बिहेवियर हो गया, ये मैं पहले एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। तो देखो, नाइट्रोजन शो मैक्सिमम कोवेलेंसी ऑफ 4, इट डज नॉट शो कोवेलेंसी ऑफ 5 लाइक अदर मेंबर्स ऑफ ग्रुप 15 बिकॉज it does not have vacant d orbital in which it can unpair its 2s2 electron. आपको पता है ना नाइट्रोजन की कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है। नाइट्रोजन की कॉन्फ़िगरेशन, नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर 7, 2s2 2p3। तो ये जो s के इलेक्ट्रॉन है ये तो p में 3 इलेक्ट्रॉन है, सारे सिंगल सिंगल आएंगे क्योंकि p में 3 ऑर्बिटल होते हैं, तो एक एक इलेक्ट्रॉन आ गया। s में एक ही ऑर्बिटल है और ये दोनों उसी में है, पेयर की फॉर्म में है, अनपेयर्ड ये हो नहीं सकते, इसीलिए ये 4 ही बॉन्ड बना सकता है। नेक्स्ट है रिएक्टिविटी। रिएक्टिविटी की अगर बात करें तो नाइट्रोजन जो होता है वो N2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। N2 में क्या होता है, नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन। एमओटी डायग्राम बना के आए हो आप +1 क्लास में, वहां आपको पता है कि नाइट्रोजन के बीच में 3 बॉन्ड आएंगे। ठीक है, तो ट्रिपल बॉन्ड है तो बॉन्ड लेंथ इसकी बहुत स्मॉल होने वाली है। ठीक है, और वैसे भी आप देखो कि अगर किसी दो एटम 3 बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, ट्रिपल बॉन्ड उनके बीच में बना हुआ है, तो क्या इसको ब्रेक करना आसान है? बिल्कुल भी आसान नहीं है इसे ब्रेक करना। क्यों आसान नहीं है? क्योंकि इसमें बॉन्ड स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है। ट्रिपल बॉन्ड है तो बॉन्ड लेंथ कम होगी ना, जितना बॉन्ड लेंथ कम होती है उतनी बॉन्ड की बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होती है। या ऐसे भी समझ सकते हो कि ट्रिपल बॉन्ड है, 3 बॉन्ड को तोड़ना बहुत ही मुश्किल है। ठीक है, तो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ट्रिपल बॉन्ड in N2 molecule the bond length is very small 109 picometer and hence bond dissociation energy is very high। ये इसकी जो bond dissociation energy है वो बहुत ज्यादा हाई है। तो अगर इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बहुत ज्यादा हाई है, इसका मतलब रूम टेम्परेचर पे जो एनर्जी है वो सफिशिएंट नहीं है इसको तोड़ने के लिए, तो ये टूटता नहीं है, ब्रेक नहीं होता, एज इट इज रहेगा। ठीक है, इसलिए इनर्ट है। रिएक्टिविटी का मतलब क्या होता है, रिएक्ट करना। जब हम किसी से रिएक्ट करेंगे तो अपने पहले वाले एग्जिस्टिंग बॉन्ड को ब्रेक करना होता है, तब जाके दूसरे से बॉन्ड बनेगा ना। तो इसकी जो ट्रिपल बॉन्ड है इसको ब्रेक करना बिल्कुल आसान नहीं है, क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है ये। 109 पिकोमीटर इसकी बहुत ही स्मॉल बॉन्ड लेंथ है। हाई डिसोसिएशन एनर्जी है इसकी, जो रूम टेम्परेचर पे अवेलेबल नहीं हो पाती, इसलिए बॉन्ड ब्रेक नहीं होंगे। तो रिएक्टिविटी इसकी बहुत लो है, इसलिए हम बोलते हैं कि इनर्ट है N2। सो N2 इज इनर्ट इन इट्स एलिमेंटल स्टेट। ठीक है, वाइल फॉस्फोरस
पी सिंगल बॉन्ड पी, फॉस्फोरस सिंगल बॉन्ड बनाता है, वो मल्टीपल बॉन्ड नहीं बनाएगा। नाइट्रोजन से अगला एलिमेंट फॉस्फोरस है, फॉस्फोरस मल्टीपल बॉन्ड यानी डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड नहीं बनाता। क्यों नहीं बनाता वो आगे पढ़ेंगे। तो इसमें सिंगल बॉन्ड पाया जाता है, ठीक है। तो सिंगल बॉन्ड को ब्रेक करना ट्रिपल बॉन्ड के कंपेरिजन में बहुत ज्यादा आसान होता है, तो ये इजिली ब्रेक हो जाता है, इसीलिए फॉस्फोरस जो है वो ज्यादा रिएक्टिव है देन N2। दो तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है अब इसमें से। पहला तो क्या है कि N2 इनर्ट है, क्यों। दूसरा कि नाइट्रोजन और फास्फोरस में रिएक्टिविटी बताओ किसकी ज्यादा है। तो फास्फोरस की ज्यादा है, क्योंकि फास्फोरस में सिंगल बॉन्ड होगा, उसको ब्रेक करना आसान है। नाइट्रोजन के कंपैरिजन में वहां ट्रिपल बॉन्ड एग्जिस्ट कर रहा है, उसको आसानी से ब्रेक नहीं कर सकते, उसकी बहुत ज्यादा हाई बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है जो रूम टेम्परेचर पे अवेलेबल नहीं हो पाएगी, ठीक है। इसलिए N2 इनर्ट है, फास्फोरस रिएक्टिव है। नेक्स्ट है डी पाई पी पाई बॉन्डिंग। क्या नाइट्रोजन डी पाई पी पाई बॉन्ड बना सकता है? सबसे पहले तो ये डी पाई पी पाई बॉन्ड क्या है, देखो है तो पाई बॉन्डिंग, ठीक है। पाई बॉन्ड आपको पता है कैसे बनता है, ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग होती है साइड वाइज। एक ऑर्बिटल ये हो गया, दूसरा ऑर्बिटल साइड वाइज ओवरलैप करेगा तो पाई बॉन्ड बनता है। इस ओवरलैपिंग से ये बॉन्ड कैसा बनेगा, पाई बॉन्ड बनेगा, ठीक है। तो क्या नाइट्रोजन में डी पाई पी पाई बॉन्डिंग पॉसिबल है, आप खुद बताओ। तो क्या नाइट्रोजन के पास डी ऑर्बिटल होता है? नहीं होता। तो जब नाइट्रोजन के पास डी ऑर्बिटल है ही नहीं तो वो अवेलेबल कहां से कराएगा डी ऑर्बिटल को? नहीं करा सकता। यानी नाइट्रोजन पाई बॉन्ड बनाने के लिए, इस तरह की ओवरलैपिंग के लिए, पाई बॉन्डिंग के लिए डी ऑर्बिटल अवेलेबल नहीं करा सकता, क्योंकि उसके पास है ही नहीं डी ऑर्बिटल, ठीक है। तो नाइट्रोजन डी पाई पी पाई बॉन्डिंग नहीं कर सकता। Due to absence of d orbital in its valence shell, N2 cannot form d pi p pi multiple bond, while other member of the family form d pi p pi bond. बाकी सब में d orbital होता है ना, p में जाएंगे, फॉस्फोरस में तो 3d होगा, उससे नीचे जाओगे 4d होगा, उससे नीचे जाओगे 5d होगा, यानी बाकी सबके पास d orbital है, तो बाकी सब बना सकते हैं d pi p pi bonding, लेकिन नाइट्रोजन नहीं बना सकता। थर्ड पॉइंट क्या है, थर्ड कौन सी प्रॉपर्टी है बाकियों से अलग शो करता है, नाइट्रोजन p pi p pi मल्टीपल बॉन्ड, ठीक है। नाइट्रोजन डी पाई पी पाई नहीं बना सकता, लेकिन पी पाई बॉन्डिंग तो कर सकता है, क्योंकि नाइट्रोजन के पास पी ऑर्बिटल है, बिल्कुल है, ठीक है। तो नाइट्रोजन क्या कर सकता है, पी पाई बॉन्ड बना सकता है। लेकिन जो बाकी मेंबर्स हैं, नाइट्रोजन हो गया, फॉस्फोरस, बाकी सबकी बात करें, ये तो बना सकता है पी पाई बॉन्डिंग, इसको कोई दिक्कत नहीं है, बनाता भी है। N2 के अंदर बात करेंगे अपन, तो नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन है, 1 सिग्मा 2 पाई है ना, 1 सिग्मा 2 पाई है। पाई ऑर्बिटल कैसे बनेगा, ओवरलैपिंग होगी पी ऑर्बिटल की, तो ये अपना पी ऑर्बिटल देगा, ये अपना पी ऑर्बिटल नहीं। नाइट्रोजन में पी पाई बॉन्डिंग पॉसिबल है, बाकी सब ऐसे पी पाई बॉन्डिंग नहीं करते। क्यों नहीं करते, देखो नाइट्रोजन की अगर बात करें तो आपको पता है इसमें 2p ऑर्बिटल होता है, यानी एक नाइट्रोजन का एटम का 2p और दूसरे नाइट्रोजन एटम का 2p ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करेंगे और ये पी पाई बॉन्डिंग होगी। यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, दोनों फॉस्फोरस की 3p को करना पड़ेगा ओवरलैप, यहाँ पे 4p को, यहाँ पे 5p को, 6p, तब जाके ये जैसे N2 बनता है तब जाके ये बनेगा P2 अगर बने, ये मतलब मल्टीपल बॉन्ड इसको बनाना है तो, ठीक है, आर्सेनिक इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे नाइट्रोजन में 2p ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग होगी, इनमें 3p 4p 5p 6p। तो मुझे बताओ कि जैसे जैसे हम नीचे जा रहे हैं वैसे वैसे ये p ऑर्बिटल का साइज बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा, बिल्कुल बढ़ेगा, ठीक है। तो क्योंकि नीचे जाने पे जो p ऑर्बिटल है वो बड़ा होता चला जाएगा, इस वजह से जो ओवरलैपिंग होगी साइड वाइज जो ओवरलैपिंग होगी वो बहुत ही क्या होगी, वीक होगी। वो अगर ओवरलैपिंग वीक है, देखो जितनी ज्यादा ओवरलैपिंग होती है ऑर्बिटल्स की उतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता है, तो इनमें क्या है, साइज बढ़ गया पी ऑर्बिटल का, ठीक है। अगर देखो एक तो आपका छोटा ऑर्बिटल है वो आसानी से ओवरलैप कर जाएगा, लेकिन जैसे जैसे ऑर्बिटल्स बड़े होंगे, जैसे जैसे अपने ऑर्बिटल्स बड़े होते जाते हैं वैसे वैसे उनकी ओवरलैपिंग जो होगी वो रीजन ऑफ ओवरलैपिंग कम होता चला जाएगा, ठीक है, ओवरलैपिंग कम होती चली जाएगी। तो ओवरलैपिंग अगर वीक होगी तो बॉन्ड हमारा वीक बनेगा, और बॉन्ड वीक बनेगा इसीलिए ये लोग पाई बॉन्ड पी पाई बॉन्ड बनाना प्रेफर नहीं करते, ये वाले जो एलिमेंट्स हैं, ठीक है। नाइट्रोजन बनाता है, तो ये यहाँ पे सब लिखा हुआ है। नाइट्रोजन बिकॉज ऑफ स्मॉल साइज फॉर्म पी पाई बॉन्ड, पी पाई बॉन्डिंग ये कर सकता है, क्यों, क्योंकि इसमें जो ओवरलैपिंग होगी वो अच्छे एक्सटेंड में होगी, काफी ज्यादा मेजर एक्सटेंड में होगी, और बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बनेगा मल्टीपल बॉन्ड विद इटसेल्फ विद अदर एलिमेंट्स, अपने साथ भी कर सकता है, दूसरे एलिमेंट के साथ भी कर सकता है, ठीक है।
सो N2 एग्जिस्ट एज डायटोमिक मॉलिक्यूल। जैसे N2 का केस लेते हैं तो वहाँ पे पाई बॉन्ड बनाता है अपने खुद के साथ और डायटोमिक मॉलिक्यूल है विद ट्रिपल बॉन्ड। द अदर एलिमेंट ऑफ दिस ग्रुप डू नॉट फॉर्म पी पाई बॉन्ड। बाकी सारे पी पाई बॉन्डिंग नहीं बनाते बिकॉज देयर एटॉमिक ऑर्बिटल आर वेरी लार्ज, क्योंकि एटॉमिक ऑर्बिटल क्या है इनके बड़े हैं काफी। नीचे जाने पे 3p 4p आने लग गया ना, जैसे जैसे n की वैल्यू बढ़ेगी 2 3 4 तो साइज भी बड़ा होता चला जाएगा। because their atomic orbitals are very large so they cannot have effective overlapping। p ऑर्बिटल तो है सबके पास, नीचे वालों के पास भी, लेकिन उनमें p ऑर्बिटल का साइज इतना बड़ा है कि ओवरलैपिंग इफेक्टिव नहीं होगी। इंस्टीड ऑफ मल्टीपल बॉन्ड दे प्रेफर सिग्मा बॉन्ड। इसलिए वो क्या करते हैं, साइड वाइज ओवरलैप ना करके, पाई बॉन्ड ना बना के, वो क्या करते हैं, एंड टू एंड ओवरलैपिंग पसंद करते हैं। एंड टू एंड ओवरलैपिंग में सिग्मा बॉन्ड बनेगा ना, ठीक है, तो सिग्मा बॉन्ड बनाना वो प्रेफर करेंगे। N2 मॉलिक्यूल हेल्ड टुगेदर बाय वीक वंडर वाल फोर्स। जो N2 मॉलिक्यूल है वो कैसे जुड़ा रहेगा, N2 मॉलिक्यूल बहुत छोटा है, नाइट्रोजन ऊपर ही ऊपर है ना, तो N2 मॉलिक्यूल का साइज बहुत छोटा रहेगा और बॉन्ड भी उसका बहुत छोटा सा है, ट्रिपल बॉन्ड है ना, तो बॉन्ड लेंथ कम है उसकी, तो हेल्ड टुगेदर बाय वीक वंडर वाल फोर्स। तो जो N2 मॉलिक्यूल्स हैं आपस में वो कैसे जुड़े हुए हैं, वीक वंडर वाल फोर्स से, ठीक है। और बाकी जो अगर वीक है आपकी वंडरवाल फोर्स तो आप उसको आसानी से ब्रेक कर सकते हो ना, मतलब दो N2 मॉलिक्यूल्स के बीच आसानी से ब्रेक कर सकते हो इंटरेक्शन। क्यों, क्योंकि N2 मॉलिक्यूल्स का साइज छोटा है। आपने वंडरवाल फोर्स पढ़ी थी कि जैसे जैसे मॉलिक्यूल्स के बीच में साइज बढ़ता चला जाता है तो वंडरवाल बॉन्ड की स्ट्रेंथ बढ़ती चली जाती है। N2 हम क्या कह रहे हैं कि बहुत ही छोटे मॉलिक्यूल्स हैं, छोटे मॉलिक्यूल हैं तो उनके बीच वंडरवाल फोर्स बहुत ही वीक है तो आसानी से ब्रेक किया जा सकता है, N2 मॉलिक्यूल को आसानी से सेपरेट किया जा सकता है। यानी ये कह सकते हैं हम कि इनके बीच में, N2 मॉलिक्यूल के बीच में जो इंटरमोलिकुलर फोर्स है वो बहुत ही वीक है। तो अगर वीक इंटरमोलिकुलर फोर्स होती है तो क्या है, इस वजह से ये क्या है, गैस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। गैस में इंटरमोलिकुलर फोर्स वीक होती है ना, ठीक है, तो N2 कैसे एग्जिस्ट करेगा, गैस की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ठीक है, विच कैन बी इजीली ब्रोकन बाय कोलिजन ऑफ मॉलिक्यूल्स। N2 एग्जिस्ट एज गैस एट रूम टेम्परेचर while due to bigger size the force of attraction holding P4 AS4 SbF4 is quite strong hence cannot be broken। देखो N2 मॉलिक्यूल जो नाइट्रोजन है उसका क्या है, एलिमेंटल स्टेट N2 है, बाकी सारे ट्रिपल बॉन्ड नहीं बनाते, वो सिंगल बॉन्ड बनाते हैं, P4 बना दिया, AS4 बना दिया, SbF4 एंड सो ऑन, ठीक है। N2 की बात करें तो सीधी सी बात है ना कि N2 मॉलिक्यूल बहुत छोटा है तो दो N2 मॉलिक्यूल के बीच में बहुत ही वीक फोर्स लग रही है। वीक लगने की वजह से इनके बीच जो इंटरमोलिकुलर फोर्स है वो वीक है, इस वजह से ये चला गया गैस स्टेट में। P4 N2 से बड़ा हो गया, ठीक है, P4 जो है वो N2 से बड़ा मॉलिक्यूल है, तो दो P4 मॉलिक्यूल के बीच में क्योंकि इनका साइज बड़ा है इस वजह से वंडरवाल फोर्स क्या होती है, जैसे जैसे मॉलिक्यूल्स का साइज बढ़ता है वैसे वैसे वंडरवाल जो बॉन्ड है वो या वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो अच्छा स्ट्रॉन्ग लगने शुरू हो जाता है। तो अगर स्ट्रॉन्ग लगेगा तो क्या ये गैस रीजन में रहेंगे, गैस में तो इंटरमोलिकुलर फोर्स वीक होता है, तो ये सॉलिड में चला गया क्योंकि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। स्ट्रॉन्ग क्यों है, क्योंकि साइज बड़ा है। वंडरवाल फोर्सेस जो होती हैं वो साइज पे ही डिपेंड करती हैं, जैसे जैसे साइज बढ़ता है वैसे वैसे इनकी एक्सटेंट ऑफ जो स्ट्रेंथनिंग है बॉन्ड की वंडरवाल फोर्सेस की वो बढ़ती चली जाएगी। तो ये भी सारे क्या है, इसी तरह से ये और भी बड़े होते चले गए, तो ये सब सॉलिड है, ठीक है। तो दो चीजें हमने यहाँ पे पढ़ ली है, क्या पढ़ा कि N2 गैस है बाकी सब सॉलिड है, इसकी एक प्रॉपर्टी अलग शो कर रहा है। ये गैस क्यों, ये सॉलिड क्यों, ये मैंने अभी एक्सप्लेन किया, क्योंकि इसमें छोटा साइज होने की वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक है, इनमें बड़ा साइज है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, इसलिए सॉलिड है। दूसरा हमने क्या पढ़ा कि ये बनाता है पी पाई बॉन्ड, बाकी सारे पी पाई बॉन्डिंग शो नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें p ऑर्बिटल छोटे हैं, 2p है ना, इसमें छोटे हैं तो इनकी ओवरलैपिंग तो स्ट्रॉन्ग है, लेकिन इनमें ओवरलैपिंग बहुत ही वीक है, ये बॉन्ड नहीं बना पाएंगे, इसीलिए पाई बॉन्ड ना बना के सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं, और ये सिग्मा एक ही बनाएगा और पाई बनाएगा, क्योंकि इसमें पाई बॉन्ड अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग बनेगा, क्योंकि इसका ऑर्बिटल 2p छोटा है तो इफेक्टिव ओवरलैपिंग हो जाएगी। तो ये दोनों पॉइंट यहाँ से निकले। तो दो क्वेश्चन आ गए इसमें। वैसे अगर हम बात करें तो पहला तो ये कि बाकी जो N2 होता है वो p पाई बॉन्ड बनाता है, बाकी नहीं बनाते, उसका रीजन मैंने बता दिया। दूसरा क्या, N2 एग्जिस्ट एज गैस व्हाइल अदर मेंबर्स ऑफ द ग्रुप P4 AS4 एग्जिस्ट एज सॉलिड, वाई, तो वो भी एक्सप्लेन हो चुका है, ठीक है। तो तीन प्रॉपर्टी अभी तक हमने पढ़ ली नाइट्रोजन की अनोमलस। पहली क्या थी, कोवेलेंसी के बारे में था कि ये 4 शो करता है बाकी सारे 4 से ज्यादा।
दूसरी क्या थी, नाइट्रोजन जो है वो डी पाई पी पाई बॉन्ड नहीं बना सकता क्योंकि डी ऑर्बिटल ही प्रेजेंट नहीं है उसके पास। बाकी सारे क्या कर सकते हैं, डी पाई पी पाई बॉन्ड बनाते हैं क्योंकि उनके पास है डी ऑर्बिटल। थर्ड क्या है, पी पाई मल्टीपल बॉन्ड नाइट्रोजन बनाता है, बाकियों के पास भी तो है पी ऑर्बिटल, है ना, तो वो क्यों नहीं बना रहे, पी ऑर्बिटल तो है बाकियों के पास लेकिन उनके पी ऑर्बिटल का साइज बड़ा है, इस वजह से वो जो ओवरलैपिंग होगी, साइड वाइज ओवरलैपिंग, पाई बॉन्ड बनाने के लिए तो साइड वाइज ओवरलैप करना पड़ता है, तो वो जो ओवरलैपिंग है वो बड़ा साइज ऑफ ऑर्बिटल होने की वजह से स्ट्रॉन्ग नहीं होगी, इफेक्टिव नहीं होगी, इसीलिए वो सिग्मा बॉन्ड ही बनाते हैं, एंड टू एंड ओवरलैप करके सिग्मा बॉन्ड ही बनाना प्रेफर करेंगे, पाई बॉन्ड नहीं बनाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कैटिनेशन की। कैटिनेशन क्या होता है, सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी होती है, अपने आप से जुड़ जाना, वो होती है सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी कैटिनेशन। ठीक है, तो एलिमेंट ऑफ ग्रुप 15 शो प्रॉपर्टी ऑफ कैटिनेशन। बॉन्ड की अगर हम बात करें तो नाइट्रोजन नाइट्रोजन बॉन्ड देखा हमने, फॉस्फोरस का बॉन्ड देखा और आर्सेनिक का। सेल्फ लिंकिंग देखनी है ना, कैटिनेशन इज सेल्फ लिंकिंग, खुद के साथ जुड़ना। फिर हमने बॉन्ड स्ट्रेंथ देखी, बॉन्ड स्ट्रेंथ देखी, इसकी 159 है, इसकी 213 है, इसकी 147.4। ठीक है, तो फॉस्फोरस की जो बॉन्ड की स्ट्रेंथ है, फॉस्फोरस बॉन्ड स्ट्रेंथ वो 213 है, इन सब में मैक्सिमम है, तो फॉस्फोरस की जो कैटिनेशन की प्रॉपर्टी है वो सबसे ज्यादा है, नाइट्रोजन की इतनी नहीं है। ठीक है, इस पूरे ग्रुप में ही फॉस्फोरस की सबसे ज्यादा है। Phosphorus has maximum tendency of catenation and N2 have little tendency of catenation. नाइट्रोजन की कैटिनेशन की प्रॉपर्टी इस ग्रुप में सबसे ही अलग है। क्यों अलग है वो देखो भाई, जैसे कैटिनेशन होता है सेल्फ लिंकिंग, नाइट्रोजन आपको पता है N2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, दो ही आपस में जुड़ते हैं, फॉस्फोरस तो P4 बना देता है। अगर दोनों का इनका कंपैरिजन करें, ये 4 एटम लगा रहा है अपने साथ में, ये 2 लगा रहा है। ठीक है, तो इसकी बहुत कम है ना सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी कैटिनेशन की। क्यों कम है, इसलिए कम है क्योंकि नाइट्रोजन अगर बनाता है N2 तो वो कैसे बनाता है, इस तरीके से। ठीक है, इनके पास क्या होता है, नाइट्रोजन के पास 5 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 तो इसने बॉन्ड बना लिया, 1 लोन पेयर बच गया। ऐसे ही यहाँ पे क्या होता है, इसके पास भी 1 लोन पेयर होएगा। आपने डायग्राम भी पढ़ा है, इसका एमओटी डायग्राम बनाया, बॉन्ड ऑर्डर 3 होता है, तो कहने का मतलब यहाँ इस पे 1 लोन पेयर होता है। अब साइज कैसा है नाइट्रोजन का, छोटा, बॉन्ड कैसा है, ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड की लेंथ बहुत कम होती है, इसका मतलब ये दोनों बहुत नजदीक है, ये दोनों नाइट्रोजन एटम। ठीक है, नाइट्रोजन एटम दोनों बहुत नजदीक है, तो इसमें जो लोन पेयर रिपल्शन है, लोन पेयर रिपल्शन वो बहुत ज्यादा है, इस वजह से ये और सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी शो नहीं करेगा। ठीक है, nitrogen has very little tendency of catenation because nitrogen single bond is very weak because of large inter-electronic repulsion between lone pairs of N2 के lone pair के बीच में बहुत ज्यादा repulsion है। ठीक है, इसीलिए वो और सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी शो नहीं करेगा। नाइट्रोजन कैन फॉर्म चेन अप टू 3 N2 एटम, आपस में 2 ही N2 एटम को वो जोड़ सकता है, 3 अप टू 3। ठीक है, जैसे N3H हो गया, ये हो गया, अजाइड हो गया। ठीक है, इस तरीके से अजाइड आयन याद रखना, अजाइड आयन क्या होता है, N3 नेगेटिव को बोलते हैं अजाइड आयन। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ ग्रुप 15 की। केमिकल रिएक्टिविटी हम पढ़ेंगे, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स H2 नहीं, या रिएक्टिविटी ऑफ हाइड्राइड्स आ जाएगा, रिएक्टिविटी ऑफ हाइड्राइड्स। ग्रुप 15 के एलिमेंट्स के हाइड्राइड्स की बात करें, हाइड्राइड्स क्या होंगे, अगर मैं ग्रुप 15 एलिमेंट्स के हाइड्राइड्स की बात करूं, हाइड्राइड क्या होंगे, जो हाइड्रोजन के साथ जो कंपाउंड उनके बनेंगे, तो नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक। हाइड्राइड्स क्या होंगे, NH3, PH3, यही होंगे। ठीक है, इनकी हमें प्रॉपर्टीज पढ़नी है, इनकी केमिकल रिएक्टिविटी वगैरह ये सब पढ़नी। सबसे पहला हम पढ़ते हैं बॉन्ड लेंथ को, बॉन्ड एंगल हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो देखो अमोनिया कैसे बनेगा, जैसा अमोनिया होता है वैसा ही PH3 बनेगा। क्यों बनेगा कि नहीं बनेगा, देखो नाइट्रोजन के पास 5 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन, 3 बॉन्ड में चले गए, 1 लोन पेयर हो गया, तो 3 और 1 4 स्टीरिक नंबर, तो टेट्राहेड्रल बनेगा। इस तरीके से सेम यही तो कहानी, सब पे तो 5 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन है, यानी सबकी इनकी शेप सेम ही रहने वाली है, 3 बॉन्ड सब बनाएंगे, 1 लोन पेयर होगा, सब एक ऐसे ही बनेंगे जैसे अमोनिया बनता है। ठीक है, इस तरीके से बाकी भी ऐसे बनेंगे। तो हम एक और बना लेते हैं, चलो
वो एक और भी ऐसे बन जाएगा। ठीक है, अब देखो इसमें हम बॉन्ड एंगल स्टडी करना चाहते हैं कि इसमें अमोनिया में बॉन्ड एंगल ज्यादा है, pH3 में क्या है किस तरीके से। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो बाकी सब कुछ तो सेम ही है, साइड एटम सब में हाइड्रोजन लगे हुए हैं, लेकिन सेंट्रल एटम सब में अलग है। इसमें नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, आर्सेनिक है। जैसे जैसे मुझे बताओ हम नीचे जाते हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ, जैसे जैसे आप नीचे जाते हो वैसे वैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है वो कम होती चली जाएगी, डिक्रीज होती चली जाएगी। ये बात आपको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? नीचे जाने पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, कम हो जाती है। ठीक है, अब देखो नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है सबसे, ये आपको समझ में आ गया होगा। इन सब में नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा है। तो नाइट्रोजन क्या करेगा, ये जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है इस बॉन्ड के, उसको अपने पास खींचेगा, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को भी अपने पास यहाँ पे खींच लेगा, यहाँ पे खींच लेगा इसके इलेक्ट्रॉन्स को भी। ये इलेक्ट्रॉन पेयर भी क्या होगा, हाइड्रोजन के पास ज्यादा ना रह के यहाँ पे थोड़ा ज्यादा प्रेजेंट रहेगा। तो यहाँ पे नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा है, इसलिए पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अपने पास पास इसने खींच लिया, अट्रैक्ट कर लिए। तो यहाँ पे ये बहुत क्लोज आ गए एक दूसरे के। ठीक है, ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो बॉन्ड पेयर रिपल्शन भी लगता होता है, और यहाँ पे ये क्लोज भी बहुत ज्यादा है क्योंकि नाइट्रोजन इनको अट्रैक्ट कर लिया अपने पास, तो इनके बीच की डिस्टेंस कम हो गई। तो बॉन्ड पेयर रिपल्शन यहाँ पे लगना स्टार्ट हो जाएगा। अब उस रिपल्शन को ये क्या करेंगे, रिपल्शन लगने से आ जाती है अनस्टेबिलिटी, तो रिपल्शन को मिनिमाइज करना पड़ेगा। तो क्या करना पड़ेगा, इनको दूर जाना पड़ेगा बॉन्ड्स को, क्योंकि यहाँ पे नाइट्रोजन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ खींचेगा। तो यहाँ पे बॉन्ड पेयर रिपल्शन बहुत ज्यादा लगेगा। उसको कम करने के लिए इन बॉन्ड्स को एक दूसरे से दूर जाना पड़ेगा। जब बॉन्ड्स एक दूसरे से दूर जाएंगे तो बॉन्ड एंगल जो है वो बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे बात करें फास्फोरस, इतना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है, तो अट्रैक्ट तो करेगा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को, पर इतना ज्यादा नहीं करेगा नाइट्रोजन की कंपैरिजन में। तो यहाँ पे इनके बीच की डिस्टेंस थोड़ी सी क्या रहेगी, ज्यादा रहेगी। तो यहाँ पे जो बॉन्ड पेयर रिपल्शन है वो इसके कंपैरिजन में कम रहेगा, यहाँ पे कम होगा। तो ये एक दूसरे से इतना दूर नहीं जाएंगे जितना इनको जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे बॉन्ड एंगल थोड़ा कम है, यहाँ और भी कम, यहाँ और भी कम। कहने का मतलब ये कि डाउन द ग्रुप आप जाओगे हाइड्राइड्स में तो बॉन्ड एंगल विल डिक्रीज। ठीक है, अमोनिया में बॉन्ड एंगल सबसे ज्यादा होगा, फिर PH3, फिर ASH3 एंड सो ऑन। बॉन्ड एंगल डिक्रीज डाउन द ग्रुप। ठीक है, डाउन द ग्रुप बॉन्ड एंगल ऑफ हाइड्राइड्स डिक्रीज, दिस इज ड्यू टू द डिक्रीज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम। सेकेंड है बेसिक कैरेक्टर। सेकेंड हम क्या बात करें, बेसिक कैरेक्टर। ये देखो बेसिक कैरेक्टर का मतलब क्या होता है, बेस कौन कितना स्ट्रॉन्ग है, कौन कितना वीक है। बेस होता कौन है, जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लोन पेयर को डोनेट कर दे। लोन पेयर लुईस एसिड, लुईस बेस पता है आपको, तो लुईस बेस क्या होते हैं, जो पेयर ऑफ लोन पेयर को डोनेट कर देते हैं। तो ये सब लुईस बेस है, क्योंकि सबके पास पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, एक लोन पेयर है इनके पास। तो बेसिक कैरेक्टर इनका स्टडी करते हैं, मतलब कि जो लोन पेयर है ये सबसे पहले कौन डोनेट करेगा, जो सबसे पहले डोनेट करेगा वो उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस होगा। तो यहाँ पे देखो सबसे ज्यादा कौन डोनेट करेगा, जिसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी, जिसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी वो इलेक्ट्रॉन पेयर को सबसे पहले डोनेट कर देगा। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की बात कर रहे हैं हम, इलेक्ट्रॉन पेयर की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो तो सबके पास ही बराबर है। नाइट्रोजन के पास भी एक है, फास्फोरस के पास भी एक है, ठीक है, सबके पास एक है। तो क्या बात करनी पड़ेगी अब हमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की बात करनी पड़ेगी। ठीक है, किसकी बात करनी पड़ेगी, हमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की। ठीक है, अब डेंसिटी एक तरीके से हम देखें तो क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो डेंसिटी किसकी डेंसिटी की बात कर रहे हो आप, इलेक्ट्रॉन की, लोन पेयर वाले इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की बात कर रहे हो। तो मास आप किसका लोगे, लोन पेयर का ही लोगे ना एक तरीके से। ठीक है, तो एक ही लोन पेयर है सबके पास, अपॉन में वॉल्यूम। वॉल्यूम देखा जाएगा सबके पास, देखो हम कंपैरिजन कर रहे हैं तो मास यानी वो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो सभी के पास एक है। तो अब क्या देखना पड़ेगा, कौन सा फैक्टर डिसाइडिंग फैक्टर होगा, वॉल्यूम वाला। जिसका वॉल्यूम सबसे कम उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज्यादा, तो वही सबसे पहले इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। आई होप आपको ये छोटा सा रिलेशन समझ में आ गया होगा। हम बेसिक कैरेक्टर पढ़ना चाहते हैं कि कौन सबसे पहले इलेक्ट्रॉन पेयर अपना डोनेट करेगा, लोन पेयर वो डोनेट करेगा जिसपे लोन पेयर की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज्यादा हो। तो सबके पास तो इलेक्ट्रॉन एक ही है, तो यानी वॉल्यूम डिसाइडिंग फैक्टर होने वाला है। जिसका वॉल्यूम सबसे कम उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, लोन पेयर की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज्यादा फील होगी उसको, और वो सबसे पहले ही डोनेट कर देगा। तो मुझे बताओ सबसे कम वॉल्यूम किसका होगा यहाँ पे, सेंट्रल एटम का। सिर्फ सेंट्रल एटम का वॉल्यूम देखना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो उसी के पास है, लोन पेयर उसी के पास है। तो नाइट्रोजन का साइज सबसे छोटा होता है, तो सबसे छोटा होता है, तो यानी इसको सबसे ज्यादा, इस नाइट्रोजन को सबसे ज्यादा इनके कंपैरिजन में लोन पेयर फील हो रहा है।
लोन पेयर की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फील हो रही है तो यही सबसे पहले डोनेट करेगा। इसलिए कहते हैं कि अमोनिया इन सब में सबसे स्ट्रॉन्ग बेस है। अमोनिया इज वेरी 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 स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है, तो बेसिक कैरेक्टर का ऑर्डर नीचे जाने पे क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्यों कम हो जाएगा? क्योंकि नीचे जाने पे साइज बढ़ेगा ना सेंट्रल एटम का। जैसे जैसे नीचे जाने पे साइज ऑफ सेंट्रल एटम बढ़ेगा वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी, कम फील होगी। जब खुद को ही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम फील हो रही है तो वो डोनेट नहीं कर सकता, उसकी डोनेट करने की टेंडेंसी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इट मीन्स उसका बेसिक कैरेक्टर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। The basic character decrease as we move down the group from NH3 to BiH3 because on moving down the group electron density of central atom is decreasing, so their tendency to donate a lone pair of electron is also decrease, hence basic strength decrease. सिंपल सा था, आई होप समझ में आ गया होगा। नहीं आए तो पूछ लेना, कोई बात नहीं। ठीक है, ये जो कंपैरिजन है ना बॉन्ड एंगल का, बेसिक कैरेक्टर का, आगे भी 2-3 कंपैरिजन आएंगे लाइक थर्मल स्टेबिलिटी, ठीक है, रिड्यूसिंग कैरेक्टर, ये सारे इंपॉर्टेंट हैं। थर्मल स्टेबिलिटी की बात करें हम, थर्मल स्टेबिलिटी की हम बात करें, थर्मल स्टेबिलिटी का मतलब क्या है कि इनको आप हीट करो, इनको आप क्या करो। थर्मल का मतलब क्या होता है, टेम्परेचर से रिलेटेड ना। तो थर्मल स्टेबिलिटी यानी टेम्परेचर के अगेंस्ट कौन कितना स्टेबल है, कौन सबसे ज्यादा स्टेबल है। यानी इनको अगर हम हीट करने लगे तो सबसे पहले जो ब्रेक हो जाएगा, इसका मतलब उसकी थर्मल स्टेबिलिटी सबसे कम है ना, स्टेबल रहे टेम्परेचर के अगेंस्ट। यानी आप हीट करो तो ब्रेक ना हो, वो हमें देखना है। ठीक है, तो हमें क्या देखना है कि अगर हीट करेंगे तो सबसे पहले कौन ब्रेक होगा, जो सबसे पहले ब्रेक होगा इट मीन्स उसकी थर्मल स्टेबिलिटी सबसे कम है। हम तो ऑर्डर पढ़ना चाहते हैं ना। ठीक है, अब देखो इसमें NH बॉन्ड है, इसमें PH बॉन्ड है, आर्सेनिक बॉन्ड, एंटीमनी हाइड्रोजन का बॉन्ड है और स्मिथ और हाइड्रोजन का बॉन्ड है। तो जिसका भी बॉन्ड वीक होगा इनमें वो सबसे पहले टूट जाएगा। सीधी सी बात है, टेम्परेचर दोगे जैसे ही तो सबसे वीक बॉन्ड सबसे पहले टूट जाएगा। अब आप आसानी से बता सकते हो सबसे वीक बॉन्ड कौन सा है, वो है जिसकी बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा है। नीचे जाने पे बॉन्ड लेंथ क्या होगी भाई, बढ़ेगी। ये तो हाइड्रोजन है, सब में सेम है, नीचे ये छोटा है नाइट्रोजन। फॉस्फोरस साइज और बड़ा हो गया, और बड़ा और बड़ा और बड़ा, यानी ये सबसे बड़ा बॉन्ड है, सबसे बड़ा बॉन्ड है, सबसे बड़ी बॉन्ड लेंथ है, सबसे वीक है। तो जैसे ही टेम्परेचर दोगे ये सबसे पहले टूटेगा। आ रही बात समझ में? यानी थर्मल स्टेबिलिटी विल डिक्रीज डाउन दी ग्रुप। ठीक है, एक पॉइंट और यहाँ पे पढ़ लेते हैं सबसे पहले कि यहाँ पे कौन सा बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, जो एलिमेंट है उसका हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। हम कह रहे हैं ये वाला बॉन्ड सबसे पहले ब्रेक होगा, इसका मतलब BiH3 सबसे पहले हाइड्रोजन रिलीज करेगा। ठीक है, ये सबसे पहले हाइड्रोजन अगर रिलीज करेगा तो कोई होगा जो उसको गेन कर लेगा, जो गेन करेगा वो क्या हो जाएगा, रिड्यूस। यानी अगर रिड्यूसिंग कैरेक्टर पढ़े इनका, रिड्यूसिंग कैरेक्टर पढ़े इनका, यानी ये किसी को कितना जल्दी रिड्यूस कर सकते हैं, तो ये सबसे पहले रिड्यूस करेगा सामने वाले को। यानी रिड्यूसिंग कैरेक्टर डाउन दी ग्रुप क्या होगा, इंक्रीज होगा। ये 2 कंपैरिजन हमने पढ़ लिए, एक दूसरे से रिलेटेड ही हैं ये। थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ ट्राईहाइड्राइड्स, ये सारे ट्राईहाइड्राइड्स है ना, 3-3 हाइड्रोजन लगा रखे हैं। ट्राईहाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 15 डिक्रीज, NH3 is most stable. As we move down the group, the size of central atom increase and EH bond, E से रिप्रेजेंट कर दिया उसको, एलिमेंट को, सब अलग अलग है ना। NH3 में N हो जाएगा, PH3 में P हो जाएगा, तो EH बॉन्ड बोल दिया उसको। EH बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीजिंग, हेंस थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीज। तो थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर ये हो गया, रिड्यूसिंग कैरेक्टर का ऑर्डर ये हो गया। मैं एक्सप्लेन कर दिया आपको। ठीक है, चलो और बाकी हम बाद में करेंगे, अभी तक आप इतना कर लो, अच्छे से कर लो। कोई दिक्कत है, डाउट है, मुझसे पूछ लो। ऑल द वेरी बेस्ट।